वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 31 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो लाभदायक हो। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के मामले में जर्मनी ने संज्ञान लेने की बात की है। कांग्रेस ने कहा है कि शुक्रिया, अब भाजपा बोली सम्मान। ये टॉपिक है। देखिए, एक्चुअली बात यहाँ पर है कि मतलब मुख्य विपक्षी जो जो दल है, भारत के अंदरूनी मामले हस्तक्षेप के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने से संबंधित मामले को उठाया है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। किसी भी आंतरिक मामले में किसी विदेशी संदर्भ में हम चीज़ों को सहायता नहीं ले सकते हैं। ये सभी के साथ हमारे विदेश नीति में और हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ झलकता है। तो देखिए, बात है सहयोग के तौर पर अगर जर्मनी कर रहा है, ये बातें उठा रहा है, उसके अलग मंशा है। पर जब इस प्रकार की बयानबाजियाँ किसी देश के द्वारा किया जाए, जैसे आप देखते होंगे कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किसान के मुद्दे पर बोला गया। हालांकि कनाडा में अलग ही डिस्प्यूट के क्षेत्र अपने क्षेत्र में थे, उनको फिर भी क्या कहते किसान के मामले में वो बोलते थे क्योंकि पंजाबियों वहाँ से संबंधित थे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी आपसे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा इंटरव्यू में, तो इसके लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए बेहतर कि हाँ, यह क्यों गलत है। तो इस प्रकार के अधिकतर मामलों में आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए तो विदेशी जो भी बात करें, विदेशी जो भी संदर्भ में बात करें, उसमें वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति के संदर्भ में उसके द्वारा किया गया सपोर्ट हमेशा गलत माना जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और अक्षुण्णता का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि क्या हमारी नीतियाँ, आंतरिक नीतियाँ दूसरे देशों के दूसरे देशों के नीतिगत नीतिगत जो सहयोग है उसके संदर्भ में स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत आपको है। हाँ, उसको आप एक पॉजिटिव जेस्चर देख सकते हैं, नेगेटिव जेस्चर के तौर पर देख सकते हैं। पर कभी भी काउंटर क्वेश्चन किया जाए तो इसके लिए आपके पास तथ्यों के इस संदर्भ में तथ्य आपके पास होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मामला ऐसा ही है। तो उसको थोड़ा-सा उम, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे चीज़ों को। ऐसे चीज़ें बदल रही हैं, प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं। मैं आपको क्या बोला था पहले कि अभी मामला बहुत तूल पकड़ेगा, बहुत दूर तक जाएगा इसका तीर। तो ये ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी के मामले में सत्ता संज्ञान संज्ञान लिया है जर्मनी के जो प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, उनके द्वारा। और संसद में उनकी अयोग्यता का ठोस आधार है या नहीं इसके संदर्भ में अब आप क्यों तय करेंगे कि देश की हमारे जो भी कोई सांसद है उसके लिए अयोग्यता से संबंधित आधार है या नहीं है। आपके संप्रभुता, आपके में अंदरूनी मामले में भारत जाता है नहीं। अगर जाने लगे प्रत्येक देश किसी दूसरे के अंदरूनी देश में अंदरूनी राजनीतिकरण या तो लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में बातें करने लगे, तो क्या होगा कि अलोकतांत्रिक व्यवहार जन्म लेगा। जिससे होता है क्या कि सभी देश एक दूसरे की नीतियां प्रभावित करना शुरू कर देंगे और एक प्रकार का लॉबी क्रिएट शुरू हो जाएगा जो कहीं ना कहीं विश्व समुदाय के लिए भी घातक सिद्ध होता है। तो इसका थोड़ा-सा विरोध करना चाहिए। हाँ, कांग्रेस भी बाद में जो उनके जयराम रमेश जी थे, जयराम रमेश जी, वो क्या किए, अब वो थोड़ा-सा काउंटर क्वेश्चन किए, बोले कि नहीं, यह है ना कांग्रेस का जो मामला पीएम मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले, धमकाने, राजनीति के देश के सामने जो खतरा उत्पन्न हुआ है, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्वयं ही निपट लेगा। अर्थात यह तुरंत काउंटर करते। हालाँकि दिग्विजय जी ने इसका सपोर्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम लोग को लोकतांत्रिक अपना संदर्भ दिखाना है कि हमारे अंदर कितना भी डिस्प्यूट क्यों नहीं हो, पर विदेश नीति पर, विदेशी संदर्भ में, विदेशी भारत के बाउंड्री के बाहर के जो भी नीतियां हैं वो हम अपने संदर्भ में एकजुटता दिखाते हैं और हमारा जो आंतरिक मामला है वो स्वतः हम लोग सुलझा रहे हैं। हमारे पास संस्थाएं इतनी सक्षम जरूर है कि इस सब मामले में स्वतः सुलझा लेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा आयात शुल्क। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां और स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। तो स्टूडेंट जो
स्टेट पीसीएस वाले हैं उनको क्या करना, अपने जीएस के पार्ट से क्वेश्चन को टैली करा, टॉपिक को टैली करा लेना ताकि चीज़ें स्पष्ट किया जा सके। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाल में बहुत से दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में चर्चा रही है, जहाँ पर संबंधित दवा के जो जब दवा के लिए जो पैसे ज़रूरत होती है उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल अभियान चला गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर निहारिका नाम एक बच्ची है जिसको दुर्लभ बीमारी हुआ था। तो यहाँ पर राजनीति किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए बात है कि थरू एक दुर्लभ बीमारी हुई निहारिका को, जिसमें कैंसर से संबंधित दुर्लभ बीमारी हुआ था उनको, जिसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर से उनके माता पिता मिलते हैं और उसके बाद 65 लाख की दवा की जरूरत थी, जिसमें से देखिए 65 लाख दवा आयात तो कर लिया, लेकिन उस दवा लगने वाला 7 लाख का सीमा शुल्क का व्यवस्था नहीं हो सका। तो शशि थरूर ने ना, आपको है ना, जो हमारे वित्त मंत्री उनको ट्वीट किए और उनके इस मामले को बताए। हालांकि देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से उनको लेटर भी लिखा गया था, पर लेटर मंत्री तो देखी नहीं थी। तो बात हुआ कि मंत्री से बात होने के बाद आधे घंटे के बाद अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क विभाग के चेयरमैन जो थे विवेक जोहरी ने फोन आया और उनको औपचारिक पूरी होने के बाद उसी दिन 7 बजे तक क्या निहारिका की दवा के परिवार के लिए पहुंचा दी गई और शशि थरूर ने लिखा कि अब बच्चे की दवा मिल जाएगी और अब जिंदगी जी लेगी। इससे सरकार और राजनीतिक संस्था साथ साथ मानवता पर भरोसा दृढ़ हो गया। देखिए इस प्रकार की गतिविधियां जब होती है ना, तो एक पॉजिटिव जेस्चर डेवलप होता है, किस पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, कि कार्य कैसे किया जा सकता है। नीतियां देखिए, नीतियां कानून बनी हुई है एक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न कि मानवीय आदर्शों को न तार तार करने के लिए। तो ऐसे मामले में जब भी आता है तो नीतियां कमजोर हो जाती है, अर्थात नीतियों को झुकना पड़ता है, मानवीय स्वभाव उच्च होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के मामले को थोड़ा सा आप इस तरीके से भी देखिएगा। ठीक ना, तो अब मामला अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि दुर्लभ बीमारी से जो भी हुआ, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि जो भी दुर्लभ बीमारी आयात शुल्क अब निजी प्रयोग के लिए भी किया जाएगा तो उन पर आवास शुल्क नहीं लगेगा। अर्थात मान लीजिए कोई दवा का 1 करोड़ आप दाम सुनते हो, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए दवा जो हाल में कैंपेन चलाया गया था बिहार के बच्ची के लिए, तो उसके लिए 1 करोड़ दवा है प्लस आयात शुल्क इसका लगेगा, तो इसकी राशि बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी राशि एक आम जनता कैसे दे कर पाएगी, उनको प्रोवाइड करा पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तो इस सब जैसे दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारियों संबंधित राष्ट्रीय नीति घोषित की है। उसी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, आयात करने वाले केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य जो सेवा जिला है, चिकित्सा पदाधिकारी से प्रमाण पत्र अगर कोई ले लेता है, उसके बाद उससे आयात शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में उल्लेखित सभी बीमारियों की दवा के लिए यह निर्णय लिया गया। और यह निर्णय किस पर आया, इसी निहारिका के मामले से जुड़कर हुआ है कि इस प्रकार की नीति भारत सरकार को अपनानी चाहिए कि दुर्लभ बीमारियों में अगर इस प्रकार के पैसे लग रहे हैं तो मानवीय स्वभाव में देश का यह कर्तव्य बनता है, देश की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनको छूट दिया जाए नियमों में। इसलिए यह प्रक्रिया आरंभ होती है और छूट प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए एक ऐसी बीमारी है दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर, जिसकी मैंने डिस्ट्रॉफी का भी नाम जो लिया था, इसके इलाज के लिए होने वाले लिगेस्मा सबसे महंगी दवा है। इसकी एक खुराक की खर्च लगभग 17 करोड़ रुपया, सोच के देखिएगा। अब कोई आम जनता कैसे इसको वहन कर पाएगी, इसके लिए कैंपेन चलाया जाता है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और उसके बाद भी अगर आयात शुल्क लेता है तो राज्य का कर्तव्य क्या हो जाता है, राज्य जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करना चाहता है। तो यही सब मामले में वो जन कल्याण की भावनाओं को विकसित करेगा ना, लोक कल्याण का राज्य की स्थापना कर सकेगा। अगर इस सब मामले में भी अगर राज्य नीतियों और नियमों का पालन करते हुए आयात शुल्क लेता है तो ये क्या होगा, आने वाले समय के लिए लोकतांत्रिक जो मान्यताओं का जो दृढ़ होना है वो प्रभावी नहीं हो पाता है, जो आपको शशि थरूर जी के ट्वीट में भी दिखने को मिलता है। देखते हैं ना यहाँ पर बातें क्या लिखे, मानवता, राजनीति और सरकार के भरोसा दृढ़ हुआ। इस प्रकार की घटना जब होगी, इस प्रकार की जब भी आपको देखने को मिलेगा तो लोग, जनता इससे कनेक्ट हो पाएगी सरकार की नीतियों से कि नहीं, सरकार ऐसी स्थिति में सरकार भी हमारे सपोर्ट में आती है।
तो ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। इससे अतिरिक्त की नोट्स आपको याद रखना है क्या क्या बातें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो मिनिस्ट्री और ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, तो सबसे पहले ये बताना इनके मंत्री कौन है। कमेंट सेक्शन में आपको बता देना क्वेश्चन में इनके मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन अभी है। नई मंत्रालय ने क्या किया, 450 दुर्लभ रोगों रेयर डिजीज के लिए इलाज हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी की है, जो आपको 21 में हुआ है। ध्यान रखिएगा। इस नीति के तहत क्या है, अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय आरोग्य निधि अर्थात राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो चलाया गया है कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि आयुष्मान भारत योजना चलाया गया है उसके पास दुर्लभ के लिए कितना है, दुर्लभ रोगों के लिए 15 लाख रुपया तक की राशि प्रदान की जाती है। पर यहाँ 17 करोड़ रुपया, तो ध्यान रखिए 17 करोड़ रुपया लग रहा है। तो ये जो आयुष्मान भारत है वो क्या देता है कि आपको दुर्लभ स्थितियों में भी 15 लाख की सहायता देता है, पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो इसमें आयात शुल्क भी आपको शामिल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। और चलिए क्वेश्चन बताइएगा कि जो आपको आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरुआत किया गया है, किस राज्य से, किस जिले से, कब शुरुआत किया गया, इसका लक्ष्य क्या है और इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अब दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी आप देख लीजिए एक बार। तो यह है एक बार उपचार के लिए उत्तरदायी रोग, उपचारात्मक जो होगा वो भी दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। ऐसे रोग जिनमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता तो लेकिन लागत कम है, वो भी आपको दुर्लभ बीमारी की श्रेणी में आएंगे। अर्थात जो ये नीति बनी है ना दुर्लभ बीमारियों की नीति, उसमें यह 3 श्रेणियां डिसाइड की गई है, ठीक है ना। ऐसे रोग जिन्हें उच्च लागत के साथ दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है, अर्थात जो राष्ट्रीय नीति 2021 में जारी की गई है उसमें 3 प्रकार के दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी की गई, जिसमें एक ही बार में उपचार के उत्तरदायी कारक हो गए। दूसरा, ऐसे दुर्लभ बीमारी जिसमें आवश्यकता है उपचार लेकिन लागत उसमें कम है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सी ऐसी बीमारी दुर्लभ श्रेणी में आती है पर लागत उसका कम लगता है। ऐसे बीमारी ऐसे उच्च लागत वाला, जैसे आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला देख रहे हो 17 करोड़ रुपया लगता है कि दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 3 दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी बांटी गई है नीति में। अब नोट याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के कुछ रोग जो ऑस्टियोपेट्रोसिस याद रखिएगा, प्रतिरक्षा कमी के कारण विकार शामिल किए गए ऐसे। और ध्यान रखिएगा इसके साथ ही 80% दुर्लभ बीमारियों के रूप में आनुवांशिक होती है, जबकि इसलिए बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो भी आनुवांशिक बीमारी होता है ना आपको दुर्लभ बीमारी, उसमें 80% कारक है कि आनुवांशिक होगा। अर्थात डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, डीएनए जो हमारे मूल आधार है जनरेशन के लिए, उससे भी आपको बीमारी देखने को मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना राष्ट्रीय नीति दुर्लभ बीमारियों के आनुवंशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, रेयर कैंसर, उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग जैसे आपको टॉपिकल डिजीज आता है उससे, और फिर उसके बाद वो अपक्षयी रोग भी आपको दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी में रखता है। ध्यान रखिएगा भारत में 56 से 52 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर। इतना कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए केस स्टडी है, इससे बुरा समाज का आपको पर उदाहरण पेश नहीं हो सकता है। जहां पर करोड़पति बेटा हो, पोता आपको आईएएस अधिकारी कैडर का बैच का आईएएस अधिकारी, और उसके दादा परदादा ये हो रहे हैं कि आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो भी किसके कारण, खाना न देने के कारण। अब देखिए इस प्रकार की नैतिक जिम्मेवारी कहाँ सही की जाएगी। हम एथिक्स पेपर 4 में पढ़ाते रह जाएंगे, एथिक्स किताबी ज्ञान देते रह जाएंगे, पर धरातलीय स्तर पर ये स्थितियां हैं। अब सोच के देखिए कि पढ़े लिखे लोगों के घर में ये हाल है, तो जहाँ अनपढ़ समाज है, जहाँ पर अभी तक पढ़े सजग लोग नहीं है, वहाँ पर कैसे बुजुर्गों के साथ व्यवहार किया जाता होगा। हालांकि स्तर अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं जो अनपढ़ है, अनपढ़ परिवार है या तो ज़्यादा समझदार परिवार ने वो अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं ये बातें कर रहा हूँ, अगर यहाँ ये स्थिति हो सकती है तो उसके नेगेटिव पक्ष अगर हम निचले लोअर लोअर आम आदमी के पास जाए तो और भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी वृद्धों के लिए। तो आप लोग देखते होंगे, ध्यान यहाँ रखना है कि हमें मानवीय स्वभाव में क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। मेरे देखिए ये बात बोले गए 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, सोच के देखिएगा, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए 2 रोटियां नहीं। ये कहाँ लिखे, आत्महत्या के नोट में लिख के गया है ये दंपत्ति। सोच के देखिए, पुत्र विवेक आर्य हरियाणा कैडर के 2021 बैच के आईएएस अधिकारी पौत्र, सोच के देखिएगा, बतौर प्रशिक्षु करनाल में वो तैनात है।
सोच के देखिएगा स्थिति क्या है, 10 देश की हालत कहाँ से कहाँ पहुंची। आधुनिकता, जवाबदेहिता और एकल परिवार का कॉन्सेप्ट जो लेकर आया है यूरोपीय कंट्री से, जो आया है उदारीकरण के बाद, स्थितियां बदली है। वर्तमान संदर्भ में यही सब होता है। अमूमन ये घर में समस्या देखने को मिलता है कि अगर 3 से 5 परिवार का घर है तो वहाँ पर अगर 3 बेटा है, 3 बेटे हैं, बेटियां हैं, तो अलग अलग रहने का प्रयास करती, एकल परिवार रहने का प्रयास करती। उसके बाद दो दंपति जो होता है वो क्या होता है, अकेला पड़ जाता है, जहाँ पर ये सब समस्याएं हो जाती है। और उन दंपतियों को ये नहीं पता है कि जब आप जन्म लिए थे ना, उससे पहले 9 माह से आपको अपने पेट में माँ लेके चल रही थी। और देखिए ये बात ऐसा नहीं है, वो लड़का जो होगा वो अपनी पत्नी के साथ यही व्यवहार करता होगा कि तुम बहुत कार्य कर रही हो, तुम पर परिवार का जिम्मेवारी है, उसके सारे कर्तव्य उसको पता होंगे, पर अपने माता के पिता के कर्तव्य उनको नहीं पता होंगे जो दायित्व निभा का है। एक उम्र के बाद क्या होता है, उसको नेगेटिव सेंस में देखने लगता है। तो ये समस्या हमारे देश का है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, धरातलीय स्तर पर चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर इतने स्तर पर भी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण संस्थाओं में कमी है, या हम जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उससे केवल नौकरी पेशा लोगों का वर्ग जन्म तो ले रहा है, पर मानवीय स्वभाव जो हमारी संस्कृति मूलाधार का आधार है वो जन्म नहीं ले पा रहा है। अब देखिएगा एक और भी आपको नौकरशाहियों को देनी होगी शेयरों में निवेश जानकारी, अर्थात अगर केंद्रीय सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया, अगर अगर वो स्टॉक शेयर अन्य निवेशकों के कुल लेन देन का एक कैलेंडर वर्ष में उनके 6 माह के मूल वेतन से अधिक होता है तो उनको जानकारी देना हो। अर्थात मान लीजिए इनका मूल वेतन 10,000 है, ठीक ना, तो 10,000 है पर माह के हिसाब से, तो 6 माह कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो ये देखिए अगर इससे ज़्यादा वो निवेश किए हैं ना तो इनकी आपको क्या करना है, जानकारी देना। सिंपल सा अर्थ में समझिएगा, अगर मासिक वेतन 10,000 है, उनको 6 माह से अधिक अगर वो दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उनको कुल आपको देनी होगी जानकारी। हालांकि लाखों में इनका वेतन होता है, पर ध्यान यहाँ रखना है, समझाने के लिए बताया गया है। अब कार्मिक जनसंख्या प्रशिक्षण जो मंत्रालय अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 614/16/4 को आपको साझा करने वाली जानकारी अतिरिक्त देती है। अर्थात अतिरिक्त जानकारी देना, यहाँ पर सभी ब्यौरा देना होता है कि आपका आय का स्रोत क्या है, आपकी कुल संपत्ति क्या, आपका पुश्तैनी संपत्ति क्या, सभी की जानकारी आप इस आचरण अधिनियम 1968 के धारा आपको नियम 16/4 में दिया जाता है। पर उसके अतिरिक्त ये भी जानकारी देनी है जो अभी बात की गई है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए कुछ खास नहीं है, चीज़ें दी हुई है एक्ट में। अब एक्ट को क्या करना, जितना भी एक्ट बताया गया है उसको राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि यह काम देगा आपको। कहाँ देगा, आप जब प्रशासक बनिएगा वहाँ पर काम देगा, कि आपको भी मान लीजिए नियम अधिकार पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह क्या करना, बस आर्टिकल जो धारा दिया गया है 14(1) दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, उसकी व्याख्या 1 दी हुई है, 16(4) दी है और 16(4) के कुछ बातें की गई है। बस क्या है, आर्टिकल है तो उस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको लिख लेना है। जैसे 14(1) लिख लेना, क्या कहता है, कहता है कि सेवा और कोई भी सदस्य किसी भी स्टाफ शेयर धारण करते हैं उसके लिए सूचना देना है। और भी नियम सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। नियम 16 यह बोलता है डिस्पेंचर, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, चल संपत्ति बनाते हैं, उसके लिए आपको ब्यौरा देना होगा। ये आंकड़े आप लिख लीजिएगा, ठीक है, काम देगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज से आपको 16वां संस्करण आईपीएल का शुरू हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गत चैंपियन गुजरात टाइटल और 4 बार के विश्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। तो ये आपको पीटी फैक्ट है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उतना ही पढ़िए जितना से एग्जाम में चीज़ें टैली कर जाए और कवर हो जाए। देखिए सेनाओं का दमखम बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की सौदे होंगे। इससे पहले भी मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया हूँ, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चीज़ें कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 19,600 करोड़ रुपये की सरकार ने कुल आपको दी है। ये अगले कुछ वर्षों में हमें नौसेना को मजबूत करना, उसके लिए आपको दिया गया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की उन्नत मोबाइल लॉन्चर और मिसाइल के लिए 1700 करोड़ रुपये क्रय का आदेश दिया गया है। वहीं यह आदेश 2027 तक पूरा करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये सब आपको याद रखनी है। बस ऐसा नहीं कि केवल ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बस याद रखना अपडेट की सरकार क्या चल रही है।
अगर मान लीजिए मेंस में पूछ सकता है कि भारत के आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय तट रक्षाओं को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, तो वहाँ पर नौसेना के भी उदाहरण दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप उसके सभी कारकों को बताएंगे, तो कैसे उसको ये सेना द्वारा खरीद की जा रही है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो ये सब उदाहरण देना होगा। तो वहाँ पर यार वहाँ पर ये सब चीज़ें है ना इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पीटी फैक्ट भी कहीं नहीं पूछेगा इस प्रकार से, बस याद रखना है। अब ये देखना है वित्तीय मामलों में पंचायतों की पारदर्शिता में राज्य है उदासीन। ये पंचायतों से संबंधित कल भी मैंने न्यूज़ अब कवर किया था, आज भी न्यूज़ है, तो इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज वैसे भी यहाँ से प्रश्न पीटी में भी पूछे जाते हैं, मेंस भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ध्यान यह रखना है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के रूप में आपको पारदर्शी बनाने के लिए क्या हुआ है कि सभी राज्य इसके लिए प्रति उदासीन है। क्योंकि देखिए पंचायतों खाते का ऑडिट कराने का जो होता है ना, अपने हाथ खींचते रहें। ऑडिट का मतलब यह होता है जो भी आप वित्तीय वर्ष में जो खर्च किए हैं, वो खर्च किस मद में किए हैं उसकी जानकारी सक्षम पदाधिकारी को देना होता है, जो भी ऑथराइज इसको किया जाएगा। जैसे कैग भी करती है, कैग को आदेश दिया जाए तो कैग भी करती है, या प्राइवेट किसी एजेंसी के द्वारा भी कराया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बस सबमिट करना था ऑडिट सर्टिफिकेशन। जो 15वां वित्तीय आयोग ने क्या बोला है कि खातों की ऑडिट अनुदान के लिए अनिवार्य है, अर्थात अनुदान प्राप्त करना है तो 15वां वित्त आयोग के अनुसार हमें ना अब पंचायतों को भी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा, उससे संबंधित आंकड़े साझे करने होंगे। तो राज्यों को जोर लगाना पड़ा, नहीं तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ध्यान रखिए कई राज्यों ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 25% की न्यूनतम सीमा को छू सके। केरल केवल एकमात्र है जहां 100% आपको पंचायत खातों का ऑडिट कराया। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो ऑडिट की सीमा रखेगी 25% आपको पिछले 2 वित्तीय वर्ष में कई राज्यों ने प्राप्त किया है। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस शर्त को पूरा करने वाले राज्यों को 2024-25 के अनुदान नहीं दिया जाएगा। अगर पूरा नहीं करता है तो उसको क्या होगा, अनुदान प्राप्त नहीं होगा। फिर अनुदान जब प्राप्त नहीं होगा तो यहाँ राजनीतिकरण शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब वित्त आयोग ने यह बातें की तो राज्य किस कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए सभी राज्यों को पंचायत खातों को ऑडिट ऑनलाइन सुविधा 2020 में उपलब्ध करा दी गई। ऐसा भी नहीं कि व्यवस्था नहीं किया गया है, ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दिया गया है कि राज्य पंचायत अपने अपने पंचायत से ही ऑडिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये ध्यान रखिएगा 2021 के बाद 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने यह शर्त अनिवार्य कर दी है। यह बहुत जरूरी भी था राज्य में विश्वसनीयता लाने के लिए, पंचायती राज को जवाबदेहिता तय करने के लिए ये सब जरूरी था। तो 2023-24 के लिए सिर्फ उन्हीं राज्यों को वित्त आयोग से अनुदान दिया जाएगा जिसकी 100% पंचायतों खातों का ऑडिट हो चुका है। तो देखिए केरल को ही प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ 100% हुआ। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब अनुदान नहीं प्राप्त होगा तो लोग राज्यों के जो राज्य सरकार है पंचायतों को नहीं देंगे तो राजनीतिकरण किया जाएगा कि केंद्र पैसा ही नहीं देता है। तो यहाँ नियम कानून पिछले 2 साल से बने हुए, लोग राज्य की सरकारें एक्टिव होकर काम नहीं कर रही है। साथ ही इतनी ही दी गई सभी राज्यों में ध्यान रखिएगा 2019-20 और 2021 के ऑडिट काल में कम से कम 25% पंचायतों ही ऑडिट करा ले। ये बातें भी कही गई। अगर इतना नहीं हो पा रहा तो फिलहाल छूट ये दी गई थी कि आपको 25%। इसके बाद राज्यों को समेत पूरे राज्यों ने इसे दिशा में काम शुरू किया। अभी सिर्फ केरल ऐसा रहा जहाँ 7% पंचायत के खातों का ऑडिट हुआ। उत्तर प्रदेश भी 92% के आसपास पहुंच चुका है। ध्यान रखिएगा जो पंचायती राज मंत्रालय का दावा है कि न्यूनतम 25% वाले लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2022-23 के लिए 100% खातों की ऑडिट प्रक्रिया चल रही है। अर्थात जो न्यूनतम रखा गया था वो सभी ने प्राप्त कर लिया है और 22 और 23 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वर्तमान में सभी राज्यों, देखिए सभी राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। यही सिर्फ सिक्किम और हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, इनमें क्रियाशील सिर्फ सिक्किम हिमाचल प्रदेश में, जहां पर सभी जगह आपको छठे वेतन आयोग से संबंधित पता नहीं चल रहा है क्या चीजें चल रही है। ध्यान रखिएगा 5वें वित्त आयोग में 16 राज्य में, जिसमें सिर्फ बंगाल में यह क्रियाशील है, बाकी कहानियां सब ऐसे ही चल रहा है, खाना पूर्ति वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब केंद्र जवाब दे तो नहीं हो सकता इसके मामले में ना। अब देखिए सुस्त राज्य 9 राज्यों गठित किए गए छठे आयोग, अटका रहा अनुदान।
अरुणाचल प्रदेश का हाल देखिएगा, गोवा का देखिए, झारखंड देखिए, और उत्तराखंड, बंगाल, गुजरात का हाल देखिए। अब ऐसा नहीं कोई राज्य पीछा, सभी राज्य अपने अपने सिरमौर पर बने हुए हैं। अब देखिएगा केरल है, आपको 2019-20 का ऑडिट किया था 100%, 20-21 का ऑडिट जो आपको दिखा रहा है 100%, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ 19-20 का ऑडिट बात की जा रही है। और तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में 100% ऑडिट कर लिया गया है 20-21 के आंकड़े के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आंकड़े ध्यान रखिएगा, आंकड़ों से ही काम चलता है, अगर दीजिएगा बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब एक केस स्टडी ये भी है, देश में भी बातें चल रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा बोला गया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भाई प्रधानमंत्री ही क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए, सीएम भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, मंत्री भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, और केंद्रीय मंत्री भी जो सब लोग हैं सारे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। तो केवल प्रधानमंत्री को आधार बना के ये चीजें नहीं कही जा सकती ना। उसी का देखिए, मैं कितनी बार बोला हूँ कि जब आप वाद करते हैं ना तो प्रतिवाद निकलेगा, और उसके बाद संवाद के स्तर पर कभी पहुंचता नहीं है। तो वाद तो छेड़ दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ प्रधानमंत्री क्या करता है, अफसर लोग घुमा देता है। हो सकता है ये बात सही होगा उनकी, पर इसका अर्थ यह भी तो निकाला जाना चाहिए ना, केवल प्रधानमंत्री पद ही क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे देश के राज्यों के सीएम भी पढ़े लिखे होने चाहिए, केंद्र के जितने मंत्री हैं सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, अर्थात एक न्यूनतम योग्यता तो होनी ही चाहिए ना, अर्थात ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल और भी उपलब्धि हासिल होनी चाहिए। अगर रक्षा मंत्री बन रहे तो रक्षा क्षेत्र में कोई एक कोर्स लॉन्च कीजिए, पीएम बनना चाहते तो पीएम के लिए एक लॉन्च कर दीजिए, उस उपयोगिता को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात पढ़े लिखे होने का अर्थ यही नहीं कहा जा सकता है कि कैसे आप तय कीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं, केवल डिग्री लेने मात्र से, तो डिग्री तो चने के भाव से बिकता भी तो है हमारे सिस्टम में, ये किससे दो राय है। तो ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के तीर छोड़े जाते हैं ना, तो तीर, आपको ये कहावत सुने होंगे, आप जब भी मुट्ठी बांध के उंगली आगे की ओर करते हैं ना, उंगली आगे की ओर करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक उंगली तो आगे रहता है पर 4 उंगली पीछे होता है आपकी तरह। इसलिए ध्यान रखिए, कुछ बातों को कहने से पहले 4 दफा सोचनी चाहिए, हमारे देश का समीकरण क्या है, या हमारे देश का राजनीतिक समीकरण क्या है, हमारे देश का राजनीतिक क्रियाकलाप किस तरह, कार्यक्रम किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत से बातें उतर के आएगी, फिर बोलेगा अपराधी क्यों होना चाहिए, अपराधी प्रवृत्तियों क्यों रखिएगा भाई, बहुत सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। तो देखिएगा, इसका जीता जागता एग्जाम्पल केस स्टडी बिहार के संदर्भ में देख सकते हैं, जहाँ के जो मंत्री हैं आपको तेज प्रताप यादव, जो वही पर्यावरण मंत्री हैं, और आपको शीला मंडल है, वो भी आपको क्या है, मंत्री है, और वो सरकार को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें क्या होती है। एक उत्तर प्रदेश में वीडियो लीक हुआ था, आप लोग देखे होंगे, और मैं भी देखा था सोशल मीडिया पर। इस डीआईजी ने एक सब इंस्पेक्टर को बंदूक चलाने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो, बंदूक की नली डालता है, गोली को बंदूक की नली में डालता है, तो उन्होंने डीआईजी को रोक देते हैं, और मतलब है कि सब इंस्पेक्टर बंदूक चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया, अर्थ यही है। ऐसा ही हाल बिहार के सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में भी देखने को मिला है, जहाँ पर जो इंटरनेट मीडिया पर छाए रहते हैं हमारे तेजू भैया, जिनको बोला जाता है तेजू भैया, पर्यावरण वन मंत्रालय के असंख्य ये जो उत्तर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता देते हैं उनके उत्तर को, कि वो सही से जवाब नहीं दे पाते। ये पढ़े लिखे और गंभीर व्यक्ति हैं, अर्थात जो मंत्रालय के बाद आलोक महतो के बारे में बात की जा रही है। वहीं देखिए, पर्यावरण वन विभाग के जुड़े प्रश्न, औद्योगिक अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिक शुल्क देना पड़ता है, इसके संदर्भ में बहुत सी चीजें उनके द्वारा की गई है। अब चंद्रशेखर राव जो बिहार में है, उनके द्वारा भी मामला सुन लीजिए। वो मानस मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट्स के चलते चर्चा में रहते हैं, पर इन विषयों के धारा प्रवाह बोलते हैं समारोह में, तो धारा प्रवाह, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े अगर प्रश्न उनसे कर दिए जाए तो अक्सर फंस जाते हैं। जैसे आप मनीष कश्यप का एक इंटरव्यू देख सकते हैं, उनसे प्रश्न किया जा रहा था तो घुमा घुमा के बातों को करते थे, पर जब उनसे तकनीकी जवाब पूछा गया, दायित्व पूछा गया, तो असहज हो गए और बार बार मानस पर आ जाते थे, मनु मानस पर आ जाते थे। तो ये सब समझने की जरूरत है। और देखिए, आप बहुत शीला मंडल है, परिवहन मंत्री, पहली बार विधायक बनी और मंत्री बने। सदस्यों की बात छोड़ दीजिए, उनके उत्तर देने में स्वयं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी चिंतित हो जाते हैं। उन्हीं मंगलवार को एक घटना घटी है जिसमें शीला मंडल खड़े होते तो अध्यक्ष ने मुंह से निकल गया, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे।
तो सोच के देखिएगा, जब आसन पर बैठा अध्यक्ष ही ऐसे बात करा तो उस देश के संदर्भ में क्या हो सकता है, उस राज्य के संदर्भ में क्या हो सकता है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात की गई है, मैं भी मानता हूं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर पढ़ा लिखा होना यह कतई नहीं दर्शाता है कि राजनीति के क्षेत्र में आप धुरंधर बन सकते या नीतियों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं, एमबीटी का नाम सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का। वो अपने मुगल साम्राज्य के दौर में सबसे पढ़ा लिखा राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, पर सबसे असफल राजा उसे घोषित किया गया अपनी नीतियों के कारण। पर वहीं अकबर सबसे अनपढ़ राजा के तौर पर, सम्राट के तौर पर, वो सुल्तान के तौर पर गिना जाता है, पर उसकी सभी सफल नीतियां रही। उसका दक्कन का क्षेत्र का लगभग रहा, राजपूतों से संबंध रहा हो, या युद्ध क्षेत्र में उसने जिस प्रकार से कूटनीति अपनाई थी, या देश को कैसे, राज्य को संरक्षित रखना है, विदेश नीति कैसे कंट्रोल करना, तो संदर्भ यह समझने की जरूरत है ना, हम ऐतिहासिक तौर पर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब राजा रंजीत सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे ना। वो अनपढ़ थे, पर उन्होंने जब विदेशियों पर आक्रमण किया, अर्थात अरब क्षेत्रों में जाकर आक्रमण किया था, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा की मांग की थी, मेरा कोहिनूर हीरा मेरे देश को वापस करो। और दूसरा चीज कि जो शिव मंदिर है हमारा, शिव मंदिर जो आपको, जो गजनवी के द्वारा ढा दिया गया गुजरात का शिव मंदिर, उसके न दरवाजा लेके गया, लेके उनके विदेशी आक्रमकताओं द्वारा लेकर गया था उस मंदिर का, उस दरवाजे की वापसी मांगी थी। ध्यान यहाँ समझिएगा, ये 820 की पहले की घटना थी, अर्थात अंतराल जो था 8 वर्षों का था। गजनवी और उसके जो आक्रमणकर्ता लोग थे बाद में जो आए हैं, तो उसके द्वारा 8 और रंजीत सिंह के शासनकाल के बीच 800 का शासनकाल का अंतर था, लगभग 800 वर्षों का। अब सोच के देखिएगा, एक अनपढ़ राजा सुल्तान अपने धार्मिक या अपने आचरण से संबंधित चीजों को डिमांड करता है और बोलता है कि तुम है ना, वो मुझे दरवाजा वापस करो। जब अरब पर उन्होंने विदेशी भूमियों पर जब आक्रमण करके जीता था ना, आप लोगों को पता भी होगा हिस्ट्री के पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीज झलक में आता है ना कि ऐतिहासिक तौर पर आप कितना सजग है, ये भी आपके परिभाषा देता। तो कोई अनपढ़ व्यक्ति तो था, तो वो चीजें समझ रहा था, पढ़ा लिखा चीजें रहता तो क्या करता, सोच के देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर और भी मैं बात करूँ, आधुनिक तौर पर मैं बात करूँ, तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक तौर पर जो नेताओं का संग्रह है, ध्यान रखिएगा, उसमें जो 1960 के बाद से लेकर जो नेताओं का क्रम था, या 1960 से पहले 1947 से बाद के जो नेता रहे 60 के दशक के बीच में, बहुत से ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो आपको शैक्षणिक तौर पर तो बड़े डिग्री नहीं रखते थे, पर बौद्धिक स्तर पर उनका विचार बहुत बेहतर हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, यह कभी आधार, और हमारे राजनीतिक जो ढांचा है ना, उसमें ना, इसलिए आपको शैक्षणिक मापदंड नहीं रखा गया, जिसमें हमारी जनता ने अभी भी अनपढ़ है ना। तो अनपढ़ लोगों का भी मान लीजिए हमारे शासन प्रशासन, उनकी भागीदारी तय हो सके, इसके लिए यह शुरुआती 1947 के दशक के बाद लाई थी, और यह चला आ रहा था कि शासन में सभी लोगों का भागीदारी हो सके। मान लीजिए हम लोग मानक तय कर देते, तो जो लोग शासन में भागीदार होना चाहते थे राजनीतिक शासन में, तो क्या वो भागीदारी हो सकते थे। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए। अब रही बात, जब ये बात पीएम के संदर्भ में बोल रहे हैं, तो अपने सीएम के बारे में भी बात कर सकते थे, पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनके शैक्षणिक आधार देखिए। तो इसलिए जो चीजें बोली जाती है, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको राजनीतिक तौर पर देखने को मिल सकता है, पर आंकड़े आपको जो बता रहे हैं उस पर ही चलना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे सीधे नीचे आ जाइए। और नक्सलियों का नेतृत्व अब कमजोर हो रहा है, इस पर मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस किया हूं, तो आप लोग को पिछला न्यूज जाके देख लेना, नक्सलियों से संबंधित इधर 2-3 दिन पहले ही शायद मैंने किया था और विस्तृत चर्चा भी किया था, उसको जाके देख लेना है, ठीक ना। प्लेलिस्ट में होगा, एक बार जाके विजिट करके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लोकतंत्र का व्यर्थ पर विमर्श चल रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा,
क्या किसी व्यक्ति विशेष के कहने मात्र से हमारा जो लोकतांत्रिक संदर्भ है, लोकतांत्रिक इतिहास है या लोकतांत्रिक आदर्श वो समाप्त हो रहा है या कम हो जा रहा है? कहने मात्र से, एक नेता के कहने मात्र से या किसी एक नेता के कुछ करने मात्र से क्या हमारा आदर्श यह समाप्त हो जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति विशेष ये भ्रम पाले हुए तो याद रखिएगा, हमारा लोकतांत्रिक इतिहास सदियों पुराना है और वो दिन प्रतिदिन है ना निरंतर मजबूत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इसे जितना कुठाराघात करेगा ना, उतना ही यह सबल बनकर उभर कर सामने आता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट करता हूँ। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया, तो आपातकाल के बाद देखिएगा हमारे देश में राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है, लोगों के द्वारा भी और व्यक्तियों के द्वारा भी, राजनेताओं के द्वारा भी लोग अधिक सजग हुए हैं। फिर मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी काल के वर्तमान सरकार की बात करें, अगर कांग्रेस के संदर्भ में ही अगर इनके द्वारा इस प्रकार से की जा रही है तो वही पैटर्न होगा। विश्व का इतिहास इसका जीता जागता उदाहरण है। जब भी लोकतंत्र के खंभों पर या लोकतंत्र के बुनियाद पर चोट की जाती है, उसके बाद उस शासक के अंत के बाद ध्यान रखिएगा लोकतंत्र और भी सशक्त होकर उभरा है। तो और अच्छी बात है, ये भी मान के चलिए। तो बस आप इसे प्रूव करने का प्रयास कीजिए कि लोकतंत्र के लिए खतरा, इंदिरा गांधी जैसी खतरा आपातकाल के दौरान की थी, वैसे ये भी है, तो और लोकतंत्र हमारा बहाल होगा। पर यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या यह सही है? सोच के देखिएगा। तो इस लेख में आपको बहुत रंगा रंगा आपको नजर आ रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा, इस लेख को आज अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आज के बाद लोकतंत्र के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जहां पर ध्यान रखिएगा, क्या राहुल गांधी यह ही समझ है राहुल गांधी को कि जब कांग्रेस और उसके समर्थक वामपंथ सत्ता में नहीं होंगे देश के लोकतंत्र, तभी देश में लोकतंत्र होगा? अर्थात इनके बाद कहने का मतलब है कांग्रेस जब सत्ता में हो या उनके साथ ही सत्ता में हो तभी लोकतंत्र देश में है, या उसके अगर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं होगा देश में। इनका कहने का मतलब यह समझा जा रहा है। अब उसके बाद अगर ऐसा है तो उसकी समझ जनता के लोकतांत्रिक समझ से मेल नहीं खाती। मैंने कल भी एक ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल जी को, प्रधानमंत्री पीएम के पढ़े लिखे होने के संदर्भ में जो बातें की गई है, तो वहाँ एक शब्द मैंने उनको बोला है, यह जरूरी नहीं है कि शासन कौन कर रहा है, ठीक ना, यह जरूरी नहीं है कि शासन कौन कर रहा है, जरूरी यह है कि विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उतारे हुए हैं, तो समझिए देश सिरमौर पर है। मैंने ये लाइन उनको लिखा है। तो हमारे देश में बहुत से पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हुए हैं, आगे भी होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति आप लेकर आए हैं कि कोई जब विश्व का सबसे प्रबुद्ध देश, सबसे सशक्त देश, सबसे सुरक्षित देश, यह अगर आपके पीछे से आके कंधे पर हाथ रखकर आपसे मिलना चाहता है, तो राजनीतिक तौर पर बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है। देश का सशक्तिकरण कैसे हुआ, कुछ और ही कह रही है। विश्व का सब जो भी आपको ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल थिंक टैंक है, आर्थिक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, भारत में आके प्रधानमंत्री से 2.5 घंटे का चर्चा करता है, 1.5 घंटा चर्चा करता है, तो इसका मतलब कुछ और ही आपको राजनीतिक कहानियां उभर कर सामने आ रही है। ऐसा हालांकि पहले होता था, पर इतने बड़े स्तर पर नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। तो ये समझने वाली दौर होगी। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद अनेक विद्वानों ने अपने विमर्श में गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन के आधार बनाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए। आपातकाल ने भी यही संदेह को बढ़ाया। पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से विमर्श गढ़ा गया कि जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी एक समान अवसर न होने से भारत आर्थिक साम्राज्यवाद का बंधक बन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देख सकते हैं राज्य कैसे सशक्त हुआ वैश्विक एलपीजी आने के बाद। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देश में पहली बार जब कंप्यूटर लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, तो वामपंथ विचारधारा के द्वारा यह विरोध कह के किया गया ना, यह रोजगार छीन लेगा, देश में रोजगार की कमी हो जाएगी, लोगों के हाथों से रोजगार समाप्त हो जाएगा। और विडंबना देखिए, वही वामपंथ सबसे पहले अपने जिला मुख्यालय में कंप्यूटर लगाने वाला पार्टी बनता है। इसका मतलब वो
करनी और कथनी में अंतर है, इसलिए आप एक एस्पिरेंट है तो उसका न्यूट्रल व्यू ढूंढिए कि क्या वाद और प्रतिवाद का दौर चल रहा है। जब बात होती विदेशों में तो भारतीय नेताओं के द्वारा भारतीय लोकतंत्र के बारे में चर्चा की जाती है, पर जब अपने गिरीबान पर उनका प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो वहाँ चुप्पी साध जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आपको मैंने पिछले एनालिसिस में बोला ना कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन के आक्रमण में और चीन जो आपको कश्मीर नीति अपनाए थे उस पर कभी माफी मांगी, देश से नहीं मांगे। इंदिरा गांधी के द्वारा कभी माफी मांगी गई आपातकाल के दौरान, या तो फिर उसके बाद आपको राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हुए क्या उन्होंने कभी भी बोफोर्स के मामले में माफी मांगे? तो सोच के देखने वाला है। कारण यह है कि जब आप प्रश्न करते तो आप पर भी ऐतिहासिक तौर पर प्रश्न उभरेगा, किया जाएगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के कार्य को हम नकार सकते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के कार्य को नकार सकते हैं। यही व्यक्ति इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान को अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनके योगदान को कौन भूल सकता है। या राजीव गांधी के मताधिकार के लिए जो आयु सीमा घटाई गई और प्लस आपको कंप्यूटरीकरण किया गया देश का, तो ये योगदान उनका कौन भूल सकता है। या जवाहरलाल नेहरू ने हमें कैसे शुरुआती दौर से देश को बचा के रखा। तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हो जाता है ना कि आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। तो जैसे आपने सवाल किया वर्तमान प्रधानमंत्री से, तो वो आपसे भी सवाल किया जाएगा। और आप तो कम से कम इस लोकतंत्र के संदर्भ में यानी लेखक के द्वारा यह बातें की जा रही है कि आप कम से कम सवाल नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? कि यहाँ पर बातें की गई है, देखिए आप। यहाँ पर बातें की गई है, लेखक ने क्या अवधेश जो है उनके द्वारा क्या बातें की गई, ध्यान रखिएगा कि पिछले 20 वर्षों तक जिस पार्टी का अध्यक्ष पद काबिज रहे हो अध्यक्ष पद पर, ठीक ना, जिस पार्टी ने आपातकाल के लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा हो, जिस पार्टी के नेताओं ने समर्थकों ने 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया हो, जिस पार्टी ने 1959 के केरल के वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर लोकतांत्रिक संघवाद को दरकिनार करने में पहली कील ठोकी हो, उस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विदेश में जाकर ये भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में जो बातें करते हैं खत्म हो गया है। तो कहने का अर्थ है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है। विदेशी पूंजी निवेश में हम तरसते थे, आज विश्व विकसित देश उसके लिए उतारू है। यह देश के आर्थिक और लोकतंत्र के प्रगति का आश्वास है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र इन छद्म लोकतांत्रिक विमर्शों के मकर जाल से फंसने वाला नहीं है। और मैंने आप लोगों को पहले भी स्पष्ट किया हूँ, इस लेख के आने से पहले भी, कि हमारे यहाँ ना 2 नीतियाँ चलती है राजनीतिक तौर पर, 2 राजनीतिक नीतियाँ चलती है, एक पक्ष और एक विपक्ष, ठीक ना। जब पक्ष में आप होते हैं तो देश सकारात्मक रूप से भागीदार चलता है, और जब आप विपक्ष में होते हो तो देश में जितनी भी चीजें हैं नेगेटिव होती है। और यही कॉन्सेप्ट सभी पार्टियों के द्वारा है। याद होगा आम आदमी पार्टी जब भ्रष्टाचार आंदोलन चला रही थी तो देश में सभी नेता उनको भ्रष्ट नजर आते थे। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान देखिएगा, उनके द्वारा यह बातें बोला गया कि अभी वर्तमान में हमें ना मिलकर काम करना है, ठीक है, मिलकर काम करना है, और देश से मोदी जी को हटाना है, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, ठीक ना। तो इसका मतलब बिल्कुल आपके नीतियों में दोहराव नीति देखने को झलकती है। क्यों? कि आपने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था और मोदी है ना व्यक्तिगत मुद्दा है। अगर वर्तमान सरकार बोलते हैं तो चलता, वर्तमान सरकार या हम नया सरकार लाएंगे लोकतांत्रिक जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त होगा, फलना फलना, बहुत सा जो पुलाव जो दिया जाता है ख्वाबी पुलाव, अगर वो देते तो बेहतर विकल्प होता। पर आपके बयान से यह स्पष्ट होता है ना कि राष्ट्रीय हित से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट हो गया है, व्यक्तिगत हित। तो किसी व्यक्तिगत को, व्यक्ति विशेष को हटाने की संदर्भ में बातें की जाती है। और आपने जो लिस्ट जो दिया था क्या भ्रष्टाचारियों का, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आजकल आप उनके साथ फोटो खिंचवा रहे, मंच साझा कर रहे हैं। तो सोच के देखिएगा हमारे देश के नेताओं का यही हाल है। तो आपको एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, उनके बीच के
कोऑर्डिनेशन को सीखना चाहिए। और जनता को क्या सीखना चाहिए? जनता को उनके ना भाईचारे की संस्कृति सीखनी चाहिए, नेताओं के भाईचारे की। कितना भी विवाद क्यों ना हो, दिन में विवाद होता है और शाम के समय है ना घनिष्ठता संबंध होता है। तो ऐसा सभी नेता एक ही समान में एक ही तरीके से मिले जुले रहते हैं। कभी किसी पर आँच आएगा तो सभी खड़ा हो जाएंगे। तो सोच के देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी चाहिए। बाकी कहानियाँ की हुई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया गया वो सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।